नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे इस सत्र का शीर्षक यही है। और डॉक्टर किंशु गुप्ता, अमित गुप्ता जी, डॉक्टर सोनी पांडे जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद कि आप आज एक ऐसे विषय पर यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जिस पर बोलना, जिस पर बात करना, जिसके बारे में पढ़ना, जिसके बारे में फिल्में देखना हमारे समाज में आज भी उसे मान्यता नहीं है। डॉक्टर किंशुक, शुरुआत हम आपसे करें। मन की गिरहें खुल नहीं रही हैं आज भी, या समय बदला है? मुझे लगता है समय तो बदला है और समय बदलने से गिरहें ज़रूर खुली हैं, लेकिन मन की गिरहें खुलने से सिर्फ बात बनने वाली नहीं है। जब तक समाज की स्वीकार्यता आप नहीं दे पाएंगे तो मन की गिरहें खुलेंगी भी तो उस साहस को, उस प्रेम को जो व्यक्ति जताना चाहता है वो नहीं जता पाएगा। तो मन की गिरह खुली तो जरूर हैं, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता क्या उसे मिली है, वो एक सवाल है। मुझे लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी को हमें दो तरह से देखने की ज़रूरत है, और मैं एक छोटा सा उदाहरण देके ज़रूर अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जब हंस में मेरी कहानी छपी मछली के कांटे, तो एक 70 साल के पुरुष का जयपुर से मेरे पास फ़ोन आया, और मुझे लगता है ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पहली बार जब मैंने आपकी कहानी पढ़ी तो पहली बार मैं आपके सामने ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने अपना पूरा जीवन जिया, शादी की, बच्चे थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी लालसा, एक अजीब सी इच्छा मेरे मन में हमेशा रही है। और आज पहली बार मैं आपके सामने वो इच्छा को कह रहा हूँ। मैं होमोसेक्सुअल था और मेरा एक पार्टनर भी था जब शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि उस समय पर होमोसेक्सुअलिटी जो था वो क्रिमिनल ऑफेंस था, तो मेरा जो पार्टनर था वो अपने आप को बाइसेक्सुअल कह के उसने भी शादी कर ली, मैंने भी शादी कर ली, लेकिन आज तक भी मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया हूँ। तो मुझे लगता है दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें समझ में आती हैं। पहली बात ये कि होमोसेक्सुअलिटी कोई वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी हमेशा से रही और हमेशा से थी। दूसरा, ये कोई नव युवकों का वो नहीं है, कोई नया विषय नहीं है। जो व्यक्ति इतने समय पहले रहा वो भी वही बात कह रहा था जो कि आज के युवक कह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आवाज थोड़ी और बुलंद हुई है, शायद थोड़ी स्वीकार्यता के थोड़े स्तर बढ़े हैं। तो मुझे लगता है गिरहें तो जरूर खुली हैं और गिरहें अभी और खुलेंगी। तो ये एक बात है। और दूसरी बात मुझे ये भी कहना है कि अपनी कहानियों की अगर मैं मार्फत बात कहूँ तो मुझे लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी एक टिपिंग पॉइंट है। एक किसी भी व्यक्ति का एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है। आप इवान इलियच का टिपिंग पॉइंट उसकी मृत्यु का डर था, काफका का टिपिंग पॉइंट, काफका के कैरेक्टर का टिपिंग पॉइंट उस मकड़े में बदल जाना था। होमोसेक्सुअलिटी वो टिपिंग पॉइंट है, वो सत्य की तरफ ले जाने की एक कोशिश है, क्योंकि आपके पास जो सामाजिक, जो उथले छिछले सामाजिक व्यवस्था के जो टापू होते हैं वो स्खलित हो जाते हैं, और जब वो स्खलित हो जाते हैं तो फिर आपको अपने अंदर जाना ही पड़ता है। वो चाहे जितना भी पेनफुल हो, आपको जाना ही पड़ेगा। और तभी मुझे लगता है कि वो मन की गिरहें जो है वो खुलती हैं। हालांकि वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है। एक इंसान को जो कि होमोसेक्सुअल होता है या जो कि किसी भी इस तरीके की लैंगिक आइडेंटिटी को रखता है, उसके लिए पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समाज में हम जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, समाज की बहुत सारी छाप
हमारे मन पर है। समाज कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समाज की बहुत बड़ी छाप हम सबके मनो मस्तिष्क पर है, और उस छाप को निकालना और एक्सेप्ट करना, अपने सच को मानना, अपने स्व को मानना, अपने होने को एक्सेप्ट करना, वो आसान नहीं होता। हम समाज के पर्दों के पीछे छिप सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी में कहा कि समाज के द्वारा ही समाज में मुखौटे लगाए बिना आने की मनाही है। तो वो मुखौटे जब उतरते हैं, जब सच सामने आता है, तो मुझे लगता है वो मन की गिरहें वहीं खुलती हैं, और सामाजिक स्वीकार्यता जो है वो उन गिरहों को खोलने में मदद कर सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को अपनी जो इंडिविजुअल लड़ाई है, जो अपने को मानने की लड़ाई है, वो लड़नी पड़ती है। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि समाज में समाज की तरह से रहना बहुत आसान है, लेकिन समाज में अलग होकर रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर समाज, हालांकि ये बड़ा, मुझे तो हमेशा ये लगता रहा है कि समाज प्रेम के खिलाफ ही रहा है। आप होमोसेक्सुअलिटी को छोड़ दीजिए, आप किसी भी तरीके के प्रेम को देखिए, आप जाति धर्म किसी भी तरीके के प्रेम को देखिए, कभी भी समाज ने प्रेम को स्वीकार्यता नहीं दी। क्योंकि प्रेम, जैसे रोला बार्ट्स भी बोलती हैं, जैसे तमाम ऑस्कर वाइल्ड, तमाम लोगों ने ये बात कही कि प्रेम में जो कियोस है, जो डिसऑर्डर है, जहां से कहीं ना कहीं एक ऑर्डर मिलने की शुरुआत होती है, जो कि एक फिलोसॉफिकल एंटिटी में मैं बात करूं, तो वो वहीं से शुरू होती है। इसीलिए प्रेम की एक्सेप्टेंस नहीं है। आप शादी को अगर प्रेम कहते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है कि शादी प्रेम नहीं है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें प्रेम एक भाग जरूर है, लेकिन वो बहुत आसान एक विकल्प है जो मनुष्य चुन लेता है, क्योंकि समाज में उसे रहना है, तो समाज से वो लड़ नहीं पाता। डॉक्टर किंशुक, आपने अपने इस पहले संबोधन में बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला, लेकिन हमें लगता है हम आपसे यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। युवाओं की तादाद हालांकि आज हमारे सभागार में कम है, बाहर ज़्यादा हैं। ये एक ऐसा बोल्ड टॉपिक है जिसमें युवाओं ने तो आज के युवा ने अपनी स्वीकृति कहीं ना कहीं दी है, भले ही वो अपने सर्कल में, अपने परिवेश में दी है, लेकिन जो समाज है, हमारा भारतीय समाज आज भी हमें लगता है कि इस बात को, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया है। हम चाहते हैं कि हम आप तीनों से, डॉक्टर पांडे आपसे भी और अमित जी, हम चाहते हैं कि आज हम यहाँ अलंकारों की भाषा में, साहित्यिक भाषा में और संस्कृत निष्ठ भाषा में अपनी बात ना करें। हम ये चाहते हैं कि आज हम आम इंसान बनकर, आज हम भारतीय युवा बनकर, आज वो एक मॉडर्न युवा बनकर बात करें, क्योंकि वो युवा जो है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है को एक नाम देता है, स्वीकार्यता प्रदान करता है समाज में। हम, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और क्षमा कीजिएगा कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, वो इस रिश्ते को आज भी मान्यता देना तो बहुत दूर की बात है, उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते, उसे छुपाते हैं। और शायद इसीलिए अमित जी, जो धूप है वो धूप हमारी देहरी पर ठिठक जाती है। क्या लगता है आपको, उस धूप को अंदर, कमरे के अंदर आने देने से, चाहे उसका खिड़की के द्वारा आए, दरवाजे से आए, आंगन में आए, वो कौन रोक रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा कि किंशुक जी ने भी कहा कि गिरहें खुल रही हैं धीरे धीरे। देहरी पर ठिठके धूप है, अभी भी है, लेकिन धूप जो होती है, उसकी जो आभा होती है, उसकी जो ताकत होती है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में, समाज के जीवन में प्रवेश कर ही जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं होमोसेक्सुअलिटी की बात बाद में करता हूँ, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि वो एक शुद्ध, एक बहुत ही प्योर चीज़ होती है। तो चाहे वो दो मर्दों में हो, चाहे वो दो लड़कियों में हो, चाहे वो एक ट्रांस में हो या दो ट्रांस में हो, उसमें जो एक प्योरिटी होती है, उसको आप कुछ हद तक या कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे
वो एक्सेप्टेंस आएगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि सिनेमा में और साहित्य में जब बदलाव आने लगते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आप देखिए कि ओटीटी में हर दूसरे वेब सीरीज में एक एलजीबीटीक्यू का एंगल रहता है। तो वो एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लेखक हैं, जो भी मेकर्स हैं ऐसे शोज के, वो एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देहरी पर धूप ठिठकी ना रहे, कि उससे जो है एक्सेप्टेंस बढ़े। चाहे आप अभी आर्या देख लीजिए, आर्या में एक पुलिस ऑफिसर हैं। मेड इन हेवन देखिए सीरीज आपने? बिल्कुल देखिए। आप लोगों में से मैं क्षमा आपको अमित भाई रोक रहा हूँ, मेड इन हेवन सिर्फ एक, किसने सीरीज देखी? हाथ उठा सकते हैं। हम हाथ उठाइए ना। देखिए, हम यही चाहते हैं, उद्देश्य हमारा यही है कि हमें खुलना पड़ेगा, मन की गिरह हैं हमें खोलनी पड़ेंगे। हम क्षमा, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जब सोनी जी के एक रिएक्शन के बाद हम शुरू करेंगे तो इसी बात, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो अगर आप देखें तो वो एक कोशिश है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की, कि इसीलिए हर दूसरे वेब सीरीज में, या जैसे बधाई दो फिल्म आई, बधाई हो फिल्म आई, तो सिनेमा से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा जो देश है, हम लोग सिनेमा से बहुत प्रभावित होते हैं। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें कि साहित्य में भी धीरे धीरे, जैसे किंचक जी ने भी कहा कि उनकी कहानियां लगातार इस विषय पर आती रही हैं। मेरा भी जब उपन्यास आया, मैम की भी कविताएं वगैरह आती रहती हैं। तो जो युवा भी है वो इस विषय पर लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जो आज से 10 साल पहले शायद थोड़ी सी झिझक थी कि क्या अगर मैं ये विषय लिखूं तो कोई पढ़ेगा। तो अब क्या है कि कम से कम आज का जो युवा है, मेरे पास और भी बहुत सारे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, वो ये सवाल लेकर आते हैं कि अगर मुझे इस विषय पर लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए इत्यादि। तो ये भी एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि अगर आप उस विषय पर, जैसे नॉर्मल अगर आप स्कूल कॉलेज के विषय पर बहुत उपन्यास कहानियां आती हैं, तो अगर इस विषय पर भी लोग लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी चाहते हैं कि जो बदलाव थोड़ा धीरे चल रहा है वो थोड़ा और तेजी से हमारी ओर बढ़े, ताकि जो धूप है वो धूप फिर हर जगह फैले। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा जो उपन्यास आया, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बहुत लोग ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक मॉडर्न और एक ये शहरी चीज है। ऐसा नहीं है। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, वो इलाहाबाद के किसी गांव में रहता है, और उसने उपन्यास पढ़ के उसने मुझे मैसेज किया कि भैया मैं तो रोने लगा पढ़ के, क्योंकि मुझे मेरे गांव में सब नचनिया कह के चिढ़ाते हैं, और आपको कैसे पता लगा कि ये चीजें हमारे साथ होती हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता एक मॉडर्न चीज है, कि ये सिर्फ शहरी लोगों की या बड़े लोगों की चीज है। ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये एक ऐसी चीज है जो हर जगह है, और अब धीरे धीरे लोग, अब उस लड़के को भी मेरे सामने आकर इतना कुछ कहने के लिए भी हिम्मत की जरूरत थी। फेसबुक जैसी जगह पे आकर ये कहना भी बहुत बड़ा एक काम है। तो मुझे लग रहा है कि गिरहें खुल रही हैं, सिनेमा साहित्य में काम हो रहा है, तो सवेरा तो होगा कभी ना कभी। इस उम्मीद में, जैसे कहते हैं कि यू कैन नॉट टेल द चिल्ड्रन देयर इज नो होप, सो देयर इज होप, देयर ऑलवेज बी होप। बिल्कुल ठीक है अमित जी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो सवेरा जरूर हो। डॉक्टर पांडे, हम बातचीत को सीधे उस स्तर पर अब ले जाना चाहते हैं जहां हम बात करने से झिझकते हैं। हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी दृष्टि में हमारा समाज, आपके अनुभव में हमारा समाज होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को प्रेम मानता है या एक बीमारी मानता है? ये जहां से मैं हूं, मूलतः उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद है आजमगढ़, पूर्वांचल, और मेरा संबंध भी ग्रामांचल से ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को जैसा कि अब मेरे दोनों मित्रों ने कहा कि इनका अनुभव जो है वो शहरी जीवन से है, महानगरों से है, ये कोई नई चीज नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरे गांव में मेरे बाबा थे, उनके एक मित्र थी उनकी पीढ़ी की, जिनका किसी से समलैंगिक संबंध था, और उनको कुछ विशिष्ट नामों से, जैसा कि अभी अमित ने बताया, पुकारा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नई चीज है।
ये सदियों से चली आ रही है। हाँ, ये है कि इसकी स्वीकारोक्ति बहुत मुश्किल है। अभी छोटी जगहों पे, ग्रामांचलों में इस पर खुल के बात करना मतलब सीमाओं का अतिक्रमण कर देना है। आप इस पे बात ही नहीं कर सकते। हम यहाँ साहित्य आज तक के मंच पे जिस तरह से इस पे बात कर रहे हैं, आप आजमगढ़ में इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक बीमारी है। ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का लोगों का या एक अभिजाति वर्ग का एक षड्यंत्र जैसा माना जा सकता है। तो इसकी स्वीकारोक्ति अभी अंदर खानों में बहुत मुश्किल है। कोशिशें हो जरूर रही हैं, इस पे लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, कानून बन रहे हैं, बदलाव हो रहा है, महानगरों में इसकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही है, युवा जो हैं इन संबंधों में जी रहे हैं, साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक यदि मैं कहूं कि बृहद क्षेत्र में इसकी स्वीकारोक्ति, ग्रामांचलों में, ये जो भारत है वास्तव में, जो आम आदमी जहां पे है, या हमारे जो ये युवा जो हैं वो बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांवों से, छोटी छोटी जगहों से, कस्बों से आते हैं, आप वहां इसकी बात नहीं कर सकते। अभी भी बहुत मुश्किल है। ग्रह खुली जरूर है, लेकिन इसको आप इस तरह स्वीकार नहीं कर सकते। एक सामाजिक स्वीकृति यदि आप कहें कि बृहद पैमाने पर इसको मिल जाए, तो अभी बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। अभी तो स्त्री पुरुष के संबंध यदि विवाह में नहीं है तो वो ही स्वीकार नहीं है, तो समलैंगिकता की बात हम कैसे कर लेंगे। मेरी कहानी है मोरी साड़ी अनाड़ी ना माने राजा, एक पहले संग्रह की, जिसमें एक विधवा स्त्री है जो गांव में प्रेम करती है और बिना विवाह के अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए आगे बढ़ती है, और किस तरह से उसे पत्थर खाने पड़ते हैं, जिसको कि बड़े आराम से महानगरों में लिव इन स्वीकार लिया जाता है। वो यदि बिना विवाह के किसी के साथ कोई स्त्री रह रही है तो वो रखैल है। आज भी ये सब गालियों की तरह से है। तो एक बृहद पैमाने पे ये जरूर है कि गृहें खुली हैं, ये जरूर है कि देहरी तक धूप आई है, लेकिन अभी तो वो ठिठकी है। अंदर खानों तक आने में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। इसकी स्वीकारोक्ति के लिए मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा। मैम, डॉक्टर किंशुक और अमित जी ने जो आशा बांधी थी, जो आशा वो कर रहे थे, आपने उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया है। आप सब जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे समाज का अंग हैं, और आपसे एक इकाई हम लोग मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। हम चाहते हैं कि आज इस चर्चा को हम नहीं, आप लोग करें। आपके मन में जो प्रश्न हो या जो आप कहना चाहते हैं, आपकी राय हो समलैंगिकता के बारे में, वो प्लीज आप हमारे तीनों मेहमानों से पूछिए। और हम इसे अब डॉक्टर किंशुक थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं, हम इसे सेक्स से जोड़ रहे हैं। हमने डॉक्टर सोनी से प्रश्न पूछा था कि ये प्रेम है या बीमारी है। हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बीमारी है या सेक्स है? कुछ भी नहीं है, या दोनों का तो नहीं, बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सेक्स बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ एक हम आपसे सुनना चाह रहे थे, क्षमा मैं आपको रोक रहा हूँ, माइक शायद ठीक नहीं है किंशुक जी का। हम आपसे यही सुनना चाह रहे थे, सेक्स आपने मान लिया कि समलैंगिकता में सेक्स होता है, सेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण उसका, बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये अप्राकृतिक सेक्स है? मैं आपको एक माइक दीजिए, मैं अभी मैम हम आपके पास आते हैं जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। प्राकृतिक और अप्राकृतिक तो आपने डिफाइन किया ना? हाँ, ये हम समझना चाहते हैं, इसीलिए हम प्लीज उसे अदरवाइज अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए। नहीं, एक तो दो बातें हैं इसमें, प्राकृतिक अप्राकृतिक आपने समझा, दूसरी बात फिर हमें यही हम ये समाज का हिस्सा हैं, हमने यही पढ़ा है, पढ़ाया, मेरे माता पिता ने यही बताया है जी। अब क्या प्राकृतिक सच में है और क्या मतलब किसको आप प्रकृति मान रहे हैं? सबसे पहले तो वो एक विवादास्पद बात है। और हम प्रकृति जिसको अर्थों में समझते हैं वो ये है कि भाई जिस सेक्स से कुछ उत्पत्ति होती है समाज में, वो प्राकृतिक है। ठीक, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि ये सामाजिक संरचना ने हमें ऐसा सिखाया है।
आप एक बात बताइए कि वात्स्यायन ने जब सेक्स के बारे में लिखा था, जब कामसूत्र लिखा था, या जितने भी राजा थे उन्होंने जितने भी ये तमाम मंदिर बनाए, वहां पर क्यों फिर उन्होंने, अगर वो अप्राकृतिक था तो वो फिर वहां पर क्यों एग्जिस्ट करते थे? प्रकृति तो वही है ना जो एग्जिस्ट कर रही है। तो मुझे तो आपका लॉजिक नहीं समझ में आता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सोनी जी कह रही थी, लीजा मंगलदास की एक किताब है जिसमें वो सेक्स की ही पूरी बात करती हैं। लीजा मंगलदास सेक्स ट्यूटर हैं। सेक्स के संदर्भ में एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सेक्स की जो अवधारणाएं हैं वो होमोजेनाइज नहीं की जा सकती। जैसे कि ऐसा बहुत मुमकिन है, मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं कैथल से आता हूँ, एक गांव से, एक बहुत सारे गांव हैं, मेरे माँ बाप डॉक्टर हैं, तो हमारा बहुत पेशेंस से ये रहा है। तो बहुत लोगों के सेक्स के बारे में, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हैं या वो कितने भी गरीब या अमीर हैं, उनकी अवधारणा बहुत पॉजिटिव है। और मैं ऐसे भी दिल्ली के साउथ दिल्ली के लोगों को जानता हूं जहां पर जिनके घरों में लड़कियों के लिए सेक्स और सेक्स की जितनी भी अवधारणाएं हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो सेक्स जब हम बात कह रहे हैं या जब भी हम होमोसेक्सुअलिटी की बात कह रहे हैं तो हम होमोजेनाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते, ऑब्वियसली एक फिनोमिना के तौर पे हम समझ सकते हैं, बट ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी वेरिएशंस में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। माइक दीजिए, उससे पहले हम माइक दीजिए, उससे पहले हम आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप हाथ खड़ा करके अपना उत्तर दीजिएगा, बहुत ईमानदारी। माइक दीजिए भाई, क्या कर रहे हैं? बहुत ईमानदारी के साथ ये बताइए प्लीज, क्योंकि ये बहुत गंभीर बहस है। यदि आपको पता चलता है आपके घर में आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन सेम सेक्स की तरफ आकर्षित है, क्या आप उसे मानेंगे, स्वीकार करेंगे? सिर्फ हाथ खड़ा करके हाँ वाले बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितने सारे हाथ खड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत 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 बड़ी बात है। मैम प्लीज। अच्छा सैयद साहब, ये जो पहले का सेशन जो क्वेश्चन था, कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको आप फैशन या ट्रेंड के रूप में भी, जैसे जो आधुनिक पीढ़ी की बात हो रही है, इसमें जो बेसिक चीज क्या है वो मतलब आपको इसको एक नॉर्मल फेनोमेनन मानना होगा। बहुत से लोग हैं जो होमोज हैं लेकिन सारे लोग नहीं हो सकते। बहुत से लोग हैं जो हेटेरोज हैं तो उन्हें, और इसे आप सिर्फ सेक्स या संतति को भी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि प्लीजर जो है अगर नई पीढ़ी भी चाहती है तो वो फैशन या ट्रेंड के रूप में होमो नहीं हो सकती। बायोलॉजिकल एक इंस्टिंक्ट होता है जो मुझे लगता है कि वो बाय बर्थ डेवलप होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बाय नेचर, बाय इंस्टिंक्ट होमोसेक्सुअल होते हैं। आप उसे बीमारी मानती हैं या प्रकृति का? ये प्राकृतिक चीज है और मैं यही बता रही हूँ कि आप उसे एक ट्रेंड या फैशन के रूप में भी डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप उस मेंटेलिटी के नहीं है, वो इनर इंस्टिंक्ट आपके अंदर नहीं है, तो आप इसको इसलिए नहीं कर सकते कि सभी कर रहे हैं, एक नई चीज है मैं भी ट्राई करूं। ठीक है मैम, आपके इसी जोड़ना चाहूंगी कि बाय बर्थ भी नहीं होता है। आप बाद में आके भी डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका रुझान या आपकी रुचि किस तरह। जो आपने सवाल पूछा, मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड, बहुत मतलब मेरे लिए शुरू में शॉकिंग था, मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैंने उसे देखा था कि उसके बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन अल्टीमेटली उसने डिस्कवर किया कि शी इज लाइकिंग अ गर्ल। तो ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट किया उसको। तो ये अब बाद में भी डेवलप करते हैं या जानते हैं। अमित जी, अगर एक प्रश्न उठता है हमारे बड़े बूढ़े, हमारे घर के लोग, हालांकि आज हमें खुशी हुई कि आप ने इतना ज्यादा इसको समर्थन दिया है, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं इसको समर्थन दिया। वो ये कहते रहे कि अगर मान लीजिए ऐसा होने लगा तो हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, हम कैसे अपने वंश को या हमारी समाज को आगे बढ़ाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, दो वर्गों में बढ़ जाएगी। आप सहमत हैं इस बात से या नहीं? अब देखिए, दुनिया डोमेस्टिक वायलेंस से भी आगे नहीं बढ़ने वाली। अब कितनी सारी शादियों में होता है कि जो मर्द है वो अपनी पत्नी को पीट रहा होता है, और जो बच्चा है उसके दिमाग पर जो असर पड़ता है वो उसकी जिंदगी से कभी नहीं जाता। तो इससे क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा उत्पत्ति होती रहेगी और हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे? नहीं।
तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अगर दो औरतें साथ में रह रही हैं या दो मर्द साथ में रह रहे हैं, ऐसे कितने अनाथ बच्चे हैं इस देश में जिनके न सर के ऊपर छत है और ना थाली में खाना है। अगर दो मर्द साथ में रहते हैं और अगर वो ये निर्णय लेते हैं कि हम एक बच्चे को जो सड़क पे भीख मांग रहा है उसे हम अपनाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो उससे क्या हमारी उत्पत्ति आगे नहीं बढ़ती, हमारा जो सोसाइटी है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा परिपक्व नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये सब जो थ्योरीज हैं, मेरा ये मानना है कि ये एक तरह से एक नैरेटिव है जो बहुत सालों से सेट किया गया है, और जो नैरेटिव्स इजी होते हैं वो इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी का जो साइंस है या जो भी उसकी हिस्ट्री है वो एक कठिन हिस्ट्री है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नैरेटिव सेट किया गया है वो बदल नहीं सकता। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं जिसे देखकर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी या हम इवॉल्व कैसे करेंगे एज ह्यूमन बीइंग्स। तो मेरा ये मानना है। ठीक है डॉक्टर पांडे, सोनी जी, ये कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक साहित्यकार होने के नाते आप हम हमारा ये मानना है कि आप साहित्यकार जो लोग हैं वो हम आम लोगों से ज़्यादा अच्छी सोच समझ वाले होते हैं, उनकी उड़ान काफ़ी ऊंची होती है। आपको लगता है आपने जो ग्रामीण परिवेश का उल्लेख किया अभी, हमारे देश में आज भी समलैंगिकता को स्वीकार करना, भले ही यहाँ बैठे दिल्ली में बैठे लोग स्वीकार कर रहे हैं, परसेंटेज क्या हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, और वो स्वीकार्यता की तरफ बढ़ते हुए हमारे समाज को आप किस गति से देखती हैं? बहुत मैं साफ ढंग से ये बात कहूंगी, बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ कह के निकल लूं, मुझे इस चीज से बड़ा परहेज है। देखिए हमारे गांव बदल रहे हैं, अब वो छप्पर वाले घर, खपड़ैल वाले, और दरवाजे पे किसी के भी कोई भी आप गाय जो पशु होते थे, किसी के दरवाजे पे न पशु हैं, न किसी के मिट्टी के घर हैं, न किसी के पास जानवर हैं। अब वो गांव रहे ही नहीं। सारी सुविधाएं हमारे गांव तक पहुंच चुकी है, बावजूद इसके जो दिमाग की संरचना है वो सेटअप जो है माइंड में सबका, वो अभी भी नहीं बदला है। इसलिए गांव गिराओं तक जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, वहां तक इसकी स्वीकारोक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक, जैसे आपने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो हम लोग बड़े विद्रोही होते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन करना। मैं कुछ लिख रही हूँ इस पे। मैं कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाती थी जहाँ ड्रॉप आउट बच्चियां जो हैं पढ़ती हैं। एक बच्ची आई और उसने बताया कि उसके एक दादाजी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और वो इस तरह के व्यक्ति हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थीं और ये एक संयोग ही था कि उस बच्ची को छोड़ने और ले जाने वो दादाजी ही आते थे। तो शुरुआत में तो उनसे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं इस विषय पे कैसे बात करूं उनसे कि क्या है। फिर धीरे धीरे वो उनको लगा कि वो मुझसे खुल सकते हैं। एक मैं बताऊं, मुझे इतना आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आखिर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया कि जवानी के दिनों में एक हमारे यहाँ लवंडा नाच होता है, आप लोगों ने यूपी बिहार में देखा होगा शादी के दिनों में। तो कोई नाचने वाला लवंडा था जिससे उनको प्रेम हो गया, उसके प्रेम में उन्होंने शादी नहीं की। उसने तो शादी करके घर बसा लिया, लेकिन वो उसके इतने प्रेम में मतलब इस कदर बंध गए कि उन्होंने आजीवन कुंवारा रहना स्वीकार लिया, लेकिन संबंधों में आगे नहीं बढ़े। तो अभी पिछले सत्र में प्रेम पे बातें हो रही थी और ये हो रहा था कि प्रेम आजीवन नहीं चलता है। मैंने वो आजीवन चलने वाला भी प्रेम देखा। तो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, कोई बिल्कुल बदल देने वाली चीज समाज में हमारे आई है। ये
जैसे कि किंसुक ने कहा कि वो बादशाह के कामसूत्र से लेके राजे महाराजाओं और मंदिरों तक में उसके उल्लेख मिलते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि संतानोत्पत्ति को लेकर एक आदर्श समाज की जो संरचना की परिकल्पना थी, उसके तहत एक जो माइंड सेटअप हमारा कर दिया गया कि नहीं, स्त्री पुरुष का ही संबंध होगा, संतानोत्पत्ति होगी, हम इसके इतर किसी संबंधों में नहीं जा सकते, ये बिल्कुल सबके दिल दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो हैं, जब पढ़ा लिखा तबका बदलेगा, जब हमारे समाज का उच्च वर्ग बदलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ बदलाव आगे बढ़ता है, तो वो चीजें नीचे भी जाएंगी, निस्संदेह जाएंगी। बिल्कुल मैम। किंशुक जी, अमित जी, आप दोनों से हम ये समझना चाहते हैं, कोई भी नई चीज आती है, उसके प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वो बहुत स्वाभाविक होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समलैंगिकता को हमारा समाज जिस तरह से स्वीकार कर रहा है, उसका एक उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे वो बच्चे सिर्फ एक अनुभव के तौर पर कि क्या ये नई चीज है, वो इस तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, वो सेक्सुअली अपने आप को, वो पुरुष स्त्री जिसके साथ भी वो सेक्स करके देखना चाहता है, मुझे उस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि होमोसेक्सुअल, सिर्फ होमोसेक्सुअल सेक्स एक बार कर लेने से नहीं, एक बार होमोसेक्सुअल एनकाउंटर से आप होमोसेक्सुअल नहीं हो जाते, और आपको पहले मानना पड़ता है कि आप होमोसेक्सुअल हैं, तब आप समाज को बता पाते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट बात है, और जो एक्चुअली कोई भी अपने आप को होमोसेक्सुअल क्यों घोषित करना चाहेगा, जब वो समाज से इतना कट जाएगा, जब उसको इतना रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। आप तो यहाँ पर तो मैं मान सकता हूँ कि चलिए थोड़ी सी ऑडियंस ऐसी है जो कि जिसकी चेतना थोड़ी सी चेतना संपन्न है, लेकिन आज भी अगर कोई होमोसेक्सुअल दिख जाए तो स्कूल्स कॉलेजेस में इतनी बुलिंग होती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। शादियों में कितनी बार ऐसा होता है कि सुसाइड कर रहे हैं, कि बिल्कुल खुश नहीं हैं, तमाम तरीके के मानसिक रोग होते हैं। मैंने साइकाइट्री ओपीडी में इंटर्नशिप की है बहुत समय तक, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग पाए हैं। मैं एक नॉन फिक्शन बुक पे भी काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक जो सहज स्वीकृति है, उसके ना होने पर कितने सारे व्यसन पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फैशन के लिए वो करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए समाज ने इतना अच्छा, समाज जब आपको पूरी भर प्लेट थाली दे रहा है तो आप क्यों कोई और चीज चुनना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि फैशन में है। इसीलिए बात ये है कि क्योंकि समाज की ग्रह खुल रही हैं, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे मीटू हुआ और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, जिसको सामाजिक जो एक रेजिस्टेंस आनी थी, उसकी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब ऐसा एक मूवमेंट चला तो वो एक्सेप्ट कर पाए। तो क्या आप ये कहेंगे कि उनके साथ नहीं हुआ था और अब उनको कोई फायदा चाहिए तो वो ऐसा कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। अमित जी, साहित्य में, उपन्यास, कविताओं में, कहानियों में समलैंगिकता को प्रमुखता मिल रही है, और हमारे सिनेमा में भी, ओटीटी पर। जैसे हमने अभी आप लोगों से पूछा, एक फिल्म का नाम आपने बताया था, मेड इन हेवन। मेड इन हेवन तो ओटीटी पर सीरीज है, आर्या सीरीज, काफी सारे सीरीज है ना। तो उसमें क्या आपको लगता है कि ये वहीं तक सीमित है, या ये चीजें ओटीटी सीरीज, फिल्में, या आप लोग समलैंगिकता को सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या इसका वाकई समलैंगिकों को कोई फायदा भी मिल रहा है? नहीं, देखिए, ग्लोरीफाई तो कोई भी नहीं करना चाहता। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक वक्त था जब यूएसए में ब्लैक्स पे काफ़ी अत्याचार होता था। उसके बाद ये देखा गया कि वहाँ के टीवी में या फिल्मों में एक वक्त ऐसा आया कि पहले क्या होते थे फिल्मों में, वहाँ पे वाइट और वाइट लोग ही होते थे, कि अगर रिलेशनशिप है तो लड़का भी वाइट है, लड़की भी वाइट है। पर एक वक्त वहाँ ऐसा भी आया कि बॉयफ्रेंड ब्लैक है और जो गर्लफ्रेंड है वो वाइट है। सो वो क्यों हुआ? क्योंकि
वो ये चाहते थे कि उस चीज को एक्सेप्ट किया जाए, ब्लैक्स को एक्सेप्टेबिलिटी मिले। उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी जो मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, अगर वो पात्र लिख रहे हैं तो उनका ये मानना है कि ऐसे पात्र हमारे जीवन में है। जैसे आर्या में वो एक पुलिस ऑफिसर है और एक मुसलमान है वो, तो आप सोचिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और पुलिस में है, तो वो दोनों तरह से बुली हो सकता है और होते भी हैं। तो ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये एक एफर्ट है कि हम लोग, जैसे अरुंधति रॉय कहती हैं कि ये मेरा कहना बहुत गलत होगा कि मैं अपने लेखन से दुनिया बदल सकती हूं, बट टू नॉट ट्राई विल बी अ शेम, कि मुझे कोशिश तो करनी होगी। तो अगर लेखक, कवि, फिल्म मेकर, अगर हम लोग ही कोशिश ना करें, जैसे कि सोनी मैम ने कहा कि हम लोग लड़ते हैं, हम लोग अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती तो हम उसके लिए उसके अगेंस्ट लिखते हैं। एक लेखक कलम क्यों उठाता है? क्योंकि उसको कुछ पसंद नहीं आता, वो उसको बदलना चाहता है, तो वो उसको फिक्शन में उसको लिखकर उसको बदलता है। तभी कहा जाता है कि फिक्शन समटाइम्स इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो ग्लोरिफिकेशन नहीं है, इट इज एन एफर्ट कि उस चीज को मान्यता मिले। अब जैसे यहाँ पे कितने लोगों ने हाथ खड़े किए जब आपने कहा कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अगर ये सवाल 10 साल पहले आपने पूछा होता तो शायद 1 या 2 हाथ खड़े होते। तो मुझे मानना है कि जो कलाकार हैं, चाहे वो फिल्मों के हों, OTT के हों, लेखक, कवि हैं, वो धीरे धीरे करके समाज में इसकी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जागरूकता पैदा हो रही। लेकिन सोनी जी, दुनिया हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है समलैंगिकता को लेकर। बहुत सारे ऐसे देश हैं पश्चिम के जिन्होंने इसे कानूनी मान्यता दे दी, लेकिन बहुत सारे नहीं, उससे कहीं ज्यादा, कहीं ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर सजा का प्रावधान किया। अगर समलैंगिक पता चल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन्हें सजा दी जाती। हम एक बार फिर से आपकी ईमानदारी का टेस्ट करते हुए, कौशिक भी हैं यहां पे, वो ये कि आप ईमानदारी से बताइए, आप इसे स्वीकार करते हैं? कितने ऐसे कोई ये कहे, स्वीकार करने वालों ने बता दिया कि नहीं, हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, और आपकी दृष्टि में ये बीमारी है, आपकी दृष्टि में ये मानसिक विकृति है, क्या है? कौन बताएगा? 1 या 2? आइए, आगे आइए प्लीज। एक युवा आया है, दीजिए माइक दीजिए जल्दी से। सर ये नेचुरल होता है, ना कि कोई वो नहीं, आप समझे नहीं मैम, प्लीज। मैंने कहा उन लोगों से पूछा, आप बैठ जाइए, जो ये मानते हैं कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, ये गलत। कोई एक ऐसा है? सॉरी, क्षमा बच्चे, आप नहीं, कोई नहीं, सब मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो आधी से अधिक दुनिया कौन है, क्यों है सोनी जी बताइए, जो इसे अपराध मानती है, जो इसे मान्यता नहीं देती, और जो ये कहती है कि समलैंगिकता हमारे समाज को बुराई की तरफ लेकर जा रही है, हमारे समाज को बिगाड़ रही है? बड़ा जटिल सवाल है आपका, बट ये फिर भी तथ्यों पर मैं आधारित कोशिश करूंगी कि मैं अपना पक्ष रखूं इस पे। देखिए, इस दुनिया को प्रेम से बड़ा खतरा है, और इस समलैंगिकता के यदि अंदर खानों में मैं देखूं तो वहां भी प्रेम है। इस दुनिया को जहां भी प्रेम है। मैम क्षमा, समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं रोक रहा हूं, आपको रोकता नहीं बिल्कुल। यहाँ प्रेम ऑपोजिट सेक्स में जी, यहाँ लड़का लड़की का प्रेम, लड़के लड़के का प्रेम नहीं। किसी ने भी पूरी दुनिया में पुरुष और स्त्री के प्रेम को कभी भी संदेह की दृष्टि से या उस पर अंकुश नहीं लगाया जी। अगर लगाया है तो आप बताइए, कोई उदाहरण कुछ आपके पास हो तो। नहीं है सर, स्त्री पुरुष प्रेमों पर भी है। नहीं, प्रेम वो अलग बात है, हिंदू मुसलमान हो गया, सिख ईसाई हो गया। एक स्त्री आज भी अपने मन से प्रेम नहीं कर सकती हमारे देश में, हमारे समाज में। वो तो लिव इन बहुत कुछ है। दिल्ली में बैठे हैं हम, और यहाँ बच्चे जो बैठे हैं, बच्चे इतने ईमानदार नहीं होंगे, मम्मी पापा लगाएंगे उन्हें जूते, वो देखिए वो बच्ची कैसे हंस रही है। अपना नहीं तो अपने दोस्तों का ही बता दो, कितने हैं जो लिव इन में हैं, बताइए मैम। सॉरी। तो जो आपने कहा, जो अपराध समझते हैं इस संसार में, जिसको भी, मैं बस एक पंक्ति में अपनी बात खत्म करूंगी कि संसार में जिसको भी प्रेम अपराध लगता है, वो किसी भी तरह के 2 सह संबंधों को
अपराध की तरह देखेगा। मैम इसे प्लीज क्लियर समलैंगिकता भी इसे प्लीज कहीं- क्लियर कीजिए। जी पुरुष पुरुष का प्रेम, हाँ, बिल्कुल महिला प्रेम महिला हो का सकता प्रेम है, या बिल्कुल पुरुष प्रेम महिला हो का? सकता है। जहां भी हमारे विचार मिलेंगे, जहां भी हमें मानसिक संतुष्टि मिलेगी, जहां पर भी देखिए, ये मत सोचिएगा कि सम्मान मैं सम्मान भी आजमगढ़ से मिलेगा, हूँ। सम्मान भी मिलेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल और, सम्मान आप तो- है, प्रेम है, साहचर्य है। हाँ, बिल्कुल वहां पे जो है रिश्ते पनपेंगे, रिश्ते दीर्घायु होंगे, रिश्ते नया आयाम लेंगे, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बाकी जिनको भी इस दुनिया में प्रेम करने से जो है अपराध लगता है या प्रेम करने से आपत्ति है, वो मानेगा कि प्रेम अपराध है, चाहे वो समलैंगिक हो या सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम हो। बहुत मार्के की बात कही है, मानसिक संतुष्टि यही कीवर्ड है। बिल्कुल, जहां भी मानसिक संतुष्टि है वहां रिश्ते दीर्घायु होंगे, चाहे वो समलैंगिक हो या सामान्य स्त्री पुरुष के हो। कार्यक्रम का इस सत्र का अंत हम आप लोगों की स्वीकृति से करना चाहते हैं या आप असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं उस पर। आप बताइए, समलैंगिकता को आप अगर एक भी हाथ जो खड़ा नहीं होगा फिर उससे पूछेंगे क्यों हाथ खड़ा नहीं किया। स्वीकार करते हैं, मानते हैं? देखिए आधे से ज्यादा वैसे बोल नहीं रहे, कुछ नहीं, अब तो और कम हो गए। बताइए किशोर जी, यही साथ तो और खत्म। 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे उठ रहे हैं। अब एक बार आप तालियां बजवा दीजिए, फिर देखिए ज्यादा। हमारे डायरेक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि मैं भी स्वीकार करता हूं। 150 लोगों में 10 लोग बस। किंशुक जी, बहुत बहुत है, बहुत है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस सत्र के। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि गिरहें तो खुल रही हैं और खोलनी पड़ेंगी। आप एक ऐसा स्टंटेड समाज नहीं बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी मानसिक विकृतियां हैं। अगर आप किसी एक नेचुरल फ्लो को रोकेंगे, एक नदी के नेचुरल फ्लो को रोकेंगे, तो वो चारों तरफ बहेगी। तो मुझे लगता है कि सहज स्वीकृति करना और कोशिश करना उस सहज स्वीकृति की तरफ बढ़ना, मुझे लगता है यही इस सत्र से हम लेके जाएं। और शायद हमारे मेडिकल में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक बेल जार रखा जाता है और उसमें एक मोमबत्ती जलाई जाती है और उसमें एक चूहे को रख दिया जाता है और वो चूहा धीरे धीरे मर जाता है। मुझे लगता है कि साहित्य, फिल्म, जितना भी जो भी हम बात कर रहे हैं, वो उस बेल जार के अंदर छेद बना रहा है जहां से ऑक्सीजन आ रही है और उस ऑक्सीजन को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। दिल है कि चोर दरवाजा, अपने दिल को चोर दरवाजा न बनाइए। देहरी पर ठिठकी धूप मत ठिठकने दीजिए, अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए, उसे अपने घर आंगन में आने दीजिए और मन की खुलती गिरहें तो खोल दीजिए, बांध कर मत रखिए, लेकिन कम से कम खुलिए अपने आप को। हम बड़ा अच्छा लगा इस सत्र में, काफ़ी सारी बातें आज हुई यहाँ पर, लेकिन हमें थोड़ा सा कष्ट ये है कि आप लोगों ने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया। मन पर हाथ रख के आज खुद पूछिएगा अपने आप से, मैम आप भी और आप सभी लोग, कि आप ईमानदार नहीं हैं तो प्लीज़ ईमानदार बनिए। उसका परिणाम कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमारे बच्चे हैं। अगर हमारी बच्ची किसी बच्ची से, एक हमारे घर की लड़की किसी लड़की से प्रेम करती है, वो समलैंगिक है, हमारे घर का लड़का किसी लड़के से प्रेम करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, तो हमें या तो उसे स्वीकार करना है, या उसका इलाज करवाना है, या उसे मानसिक विकृति माननी है, या उसे एक नैसर्गिक प्रक्रिया माननी है, ईश्वर की देन माननी, जो भी हो, लेकिन हमें बात करनी है। कम से कम हम बात करें, और हम बात आज कर रहे हैं। हमने ये सत्र यहाँ पर इसीलिए रखा, लेकिन आपसे शिकायत ये है कि आपने सच नहीं कहा, आपने झूठ आपने कहा ना। आप अकेले नहीं, आप जी एक बात बस मैं और कह रहा हूँ, मुझे लगता है परिवार अगर एक्सेप्ट कर लेगा, जो आपके बिल्कुल करीबी लोग हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो सामाजिक जो प्रताड़ना है, बिल्कुल सही, आप उससे बच जाएंगे। बिल्कुल सही। और हम ही तो समाज है ना, हम सभी तो वो समाज कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर घर पे ही स्वीकृति ना मिले, और अगर घर पे स्वीकृति मिल गई, तो आप ये समझिए कि उस लड़के को या उस लड़की को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा जब वो बाहर जाएगा या जाएगी। तो जो घर की स्वीकृति है, मेरे हिसाब से, जैसे किंशोर ने कहा, मुख्य है। हम ये भी कह रहे हैं अमित जी, आप लोगों से भी ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आपको स्वीकृति देनी है। क्यों देनी है? हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आप असहमत हैं तो भी बताइए, तो कम से कम
अगर आप नहीं बताएंगे तो हम फिर विमर्श कैसे करेंगे, आप नहीं बताएंगे तो हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे। समय समाप्त हो गया, दूसरे गेस्ट आ गए, अगला सत्र करना है डॉक्टर किंशुक गुप्ता, अमित गुप्ता जी, डॉक्टर सोनी पांडे जी। आप साहित्य आज तक के इस मंच पर आए, आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई और आपके बिना ये संभव नहीं था। साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। थैंक यू वेरी मच।